गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कल वाले क्लास में हमने कृषि शुरू किया था और 3 तरह की कृषि हमने कर ली थी। निर्वाह कृषि, उसके बाद चावल प्रधान निर्वाह कृषि, जीविका कृषि और नेक्स्ट थी रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। नाम से ही आपको समझ में आ गया कि जैसे हम पहले वाला कर रहे थे, जब गहन निर्वाह कृषि किया था तो हमने उसमें चावल प्रधान और चावल रहित किया था। तो चावल प्रधान में चावल मेन था और चावल रहित में चावल था ही नहीं। इसी तरह से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब है अनाज, गेहूं जो है वो यहाँ मेन उगाया जाता है और बहुत ही एक्सटेंसिव यानी लार्ज स्केल पे, छोटे छोटे खेत नहीं बल्कि बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। वहाँ पर जो पीस ऑफ लैंड है वो ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा लगती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है यानी तकनीकी ज्ञान ज़्यादा यूज़ होता है, गोबर खाद का कम और उर्वरक पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गहन कृषि में और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में एक सबसे मेन फ़र्क ये भी है कि वो मानसूनी प्रदेशों में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ होती है, जबकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। कम होगी तभी पीस ऑफ लैंड या जो आपका खेत है उसका आकार बड़ा होगा और विस्तृत यानी बड़े स्केल पर हम खेती कर सकेंगे। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ज़्यादातर मध्य अक्षांशों में जो प्रमुख शुष्क प्रदेश हैं वहाँ होती है और गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। गेहूं के अलावा भी वो जौ, जई या राई ये सब बोते हैं। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और सभी कार्य जो हैं फसलों के बोने से लेके काटने तक, फसल को बोना, खेत को तैयार करना, सिंचाई, उसके बाद उसमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स डालना, उर्वरकों का इस्तेमाल करना, फसल को काटना, फिर उनको बोरियों में बंद करना और ट्रेडिंग सेंटर तक पहुंचाना, ये जितना काम होता है दैट इज़ टोटली मैकेनाइज्ड यानी मशीनों के द्वारा होता है। अब मशीनों के द्वारा होगा तो ये पूंजी प्रधान हो जाएगी, पूंजी का निवेश ज़्यादा होगा। आपके 5 पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट यही बन गया कि ये मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में होती है। दूसरा, जो मुख्य फसल है वो गेहूं है, उसके अलावा मक्का, जौ, जई, राई भी उगाए जाते हैं। तीसरा, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण ही खेतों का आकार बड़ा होता है। और फोर्थ हो गया कि फसल बोने से, खेत को जोतने से लेके फसल के बोने और काटने तक सारा काम मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो मशीनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए 5वां पॉइंट और ऐड कर दो कि ये फसल पूरी तरह से पूंजी प्रधान है या पूंजी का निवेश इसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा निवेश का मतलब यही है कि इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। फिर एक लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है आप उसको ध्यान से पढ़िए। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि वहाँ जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है तभी हर एक के हिस्से में उत्पादन ज़्यादा आएगा। भारत जैसे देशों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, हर एक के हिस्से में जो भी प्रोडक्शन होती है वो कम आती है। क्लियर हो गया? और फर्स्ट वाले का आंसर भी मिल गया जिसमें लिखा है कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है क्योंकि खेत हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है
ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की, जितना उसमें उग रहा है वही उनके लिए काफ़ी है। तो उनको सघन या गहन कृषि की ज़रूरत ही नहीं है, बस विस्तृत मैदान या फार्म होते हैं जहाँ मशीनों की सहायता से खेती की जाती है। क्लियर? दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर और या कल्टीवेशन। नेक्स्ट पेज पे आपके एक मैप दिया है, मैप नंबर है 5.12। दिस मैप इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें यूरेशिया के स्टेपीज, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास, अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सभी तरह की ग्रासलैंड्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। आप कहेंगे ग्रासलैंड का इससे क्या लेना देना, क्योंकि आजकल ग्रासलैंड्स को ही साफ करके ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। इसीलिए वहाँ पे ये देखिए, ये वाला मैप आप, इसमें जो आपको ये ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे ये देखिए, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पास, इधर अमेरिका में, ये सारी जो हैं ये ग्रेन कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपकी बुक में नीचे यूरेशिया में ये स्टेपीज और उत्तर अमेरिका में जो लिया है इसको शॉर्ट नोट्स में बनाओ। और ये जो मैप है आप ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एरियाज लोकेट किए हैं। जब भी आप मैप बनाओगे आप उस एरिया के साथ उस ग्रासलैंड का नाम ज़रूर लिखोगे। जैसे ये यूरेशिया में यहाँ लिखेंगे स्टेपीज, अमेरिका में ये बना है यहाँ लिखेंगे प्रेरीज, अर्जेंटीना में ये है पम्पास। तो इस तरह से इन सबके साथ नाम लिखने से ये रहेगा कि जब भी आप मैप खोलोगे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सा एरिया है और उसमें कौन सी ग्रासलैंड या कौन सी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आता है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको आप बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग से क्या मतलब हुआ, इसमें क्या मिक्स किया जाता है, इसमें कृषि और पशुपालन को मिक्स करते हैं। यानी खेती के साथ साथ जहाँ पर किसान पशु भी पालता है, अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए वो खेती करता है या व्यापारिक दृष्टिकोण से वो खेती करता है, लेकिन 3 या 4 महीने तक फिर उसकी जीविका कैसे निर्वाह होगी, अनएम्प्लॉयड हो गया वो तो इसीलिए अपनी जीविका निर्वाह हेतु पशुपालन जो किया जाता है वो कहलाता है मिश्रित खेती। यानी खेती करने के साथ साथ पशुओं को पालना मिश्रित कृषि कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, अब सब तरह के हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े भी पालते हैं कई, क्योंकि वो व्यापारिक पर्पस के लिए पहले यूज़ होते थे, उन पे सामान लाद के ले जाया जाता था। आज वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो मिश्रित कृषि ज़्यादातर अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो विकसित यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की कृषि ज़्यादातर की जाती, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते हैं, वहाँ पर पशुओं को रखा जा सकता है, उनके लिए चारा, उनके लिए डॉक्टर्स, उनके रहने के लिए बड़े बड़े बाड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ किसान करते हैं लेकिन वो बहुत छोटे स्केल पे होता है, 1 या 2 गाय रख ली या बकरी पाल ली, जिससे अपना गुजारा भी हो जाए, थोड़ा बहुत वो बाहर बेच के पैसा भी कमा लें। लार्ज स्केल पे नहीं होता, यानी ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता है, वो अपनी जीविका निर्वाह के लिए करते हैं बस। अब इसमें देखिए कौन कौन सी फसलें हैं। इसमें बोई जाने वाली फसलें जो हैं वो हैं गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसलें। पशुओं को जो पशु चारा जो खाते हैं वो भी बोया जाता है, यानी हमारे देश की तरह नहीं, जो कृषि वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है
उसका इस्तेमाल चारे के लिए किया जाता है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे मक्का और गेहूँ उगाया जाता है एज अ फॉडर, जो पशुओं को खिलाने के काम आता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ तो जनता जनार्दन को खिलाने के लिए खेत कम पड़ जाते हैं, इतना अधिक हमें फसल उगानी पड़ती है। लेकिन वहाँ इतने मतलब लार्ज स्केल पर खेत हैं कि पशुओं के उगाने के लिए जो चारे की फसलें हैं वो भी उगाई जाती हैं। फिर चारे की फसलें मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक हैं। चारे की फसलें उगा रहे हैं, दैट मीन्स वो पशु पाल रहे हैं। फसल उत्पादन और पशुपालक दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ वो मवेशी, भेड़, सूअर और कुक्कुट मुर्गी पालन जिसको आप बोलते हो वो भी है। और शस्यावर्तन यानी कि अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती है। शस्यावर्तन जो वर्ड आया है उसका मतलब ये है कि बदल बदल कर खेत में फसलें उगाना। एक बार गेहूं उगाया है तो फिर चावल उगाओ, फिर गन्ना उगाओ, फिर मक्का, जौ, जई, इस तरह से यानी चेंज कर करके फसलों को उगाया जाता है। क्यों? कारण वही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, क्योंकि एक ही तरह की फसल बार बार मिट्टी से वही उर्वरक लेती है। तो उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फसल चक्र को बदल दिया जाता है और फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि विकसित कृषि यंत्र, बड़ी बड़ी इमारतें और फिर खाद, वनस्पति खाद या हरी खाद का गहन प्रयोग, उसके अलावा जो कृषक हैं वो भी कुशल होते हैं और जो पशुओं को पालने वाले एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं वो भी अच्छी तरह से कुशल होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो उसमें पैसा तो लगेगा, इसीलिए मिश्रित कृषि में पैसा या पूंजी का उपयोग अधिक किया जाता है। बड़े बड़े बाड़े चाहिए पशुओं को रखने के लिए, खेत हैं तो वो भी बड़े बड़े हैं, इसीलिए ये भी पूंजी प्रधान कृषि है। और इसीलिए फर्स्ट लाइन मैंने जो मार्क कराई थी, आपने बुक में देखा, वो ये थी कि सारे विकसित राष्ट्रों में मिश्रित खेती की जाती है। क्लियर? 5 पॉइंट आराम से बन जाएंगे। इसमें से सेकंड पैराग्राफ में मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और थर्ड पैराग्राफ में से 1-2 और ऐड कर लीजिए, तो आपके 5 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट और कर लेते हैं हम डेयरी कृषि, जिसको आप बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी मीन्स जिसमें दूध और दूध से बनी चीज़ें या मुर्गी पालन ऐड किया जाता है। चिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या उनके अंडों के लिए, ये सब एक ही जगह पे होता है, तो उसको डेयरी फार्मिंग का नाम दिया गया है। इसमें दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक प्रकार अच्छा है ये, और पूंजी सबसे अधिक लगती है क्योंकि पशुओं के लिए शेड चाहिए, घास संचित करने वाले मैदान चाहिए, दुग्ध उत्पादन मशीनों से होगा, मशीनों से ही वो पेस्चराइज होगा, फिर उस दूध से अलग अलग चीज़ें बनेंगी, पनीर बनेगा, दही, लस्सी, इस तरह से, और फैट वाला मिल्क अलग, टोन्ड मिल्क अलग। तो ये सारे काम जो होते हैं ये मशीनों की सहायता से होते हैं, और मशीनें पूंजी से ज़्यादा पूंजी जो है वो उनमें लगती है। तो इसमें पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी, उनके प्रजनन के लिए, उनकी देख रेख के लिए ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का, तो इसीलिए ये भी पूंजी प्रधान उद्योग या कृषि कहलाता है। डेयरी कृषि में ही उद्योग है, क्योंकि जो दूध आता है उस दूध से बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो एक तरह से डेयरी उद्योग भी कहलाता है। अब इसमें डेयरी कृषि में सबसे मेन रीज़न ये है डेयरी कृषि का नगरीय स्थानों के पास स्थापित होने का, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है वो जल्दी खराब होने वाला है। दूध को आप
4-4 स्टेट दूर नहीं भेज सकते हो कि हरियाणा में हो रहा है और बॉम्बे में वो सप्लाई होगा। इतनी दूर तक दूध जाने में ख़राब हो जाएगा। या चिकन है, दही है, मांस है, अंडे हैं, है ना, तो इनकी नगरों में ही डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए डेयरी कृषि उद्योग ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, इन चीज़ों को सप्लाई करने के लिए जो वैन्स होती हैं या जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें भी दूध आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं, आपने देखा होगा डीप रेफ्रिजरेटेड होती हैं। दूध जब आप मदर डेयरी से लेते हो या अमूल मिल्क या कोई भी मिल्क लेते हो वो ठंडा होता है, क्योंकि अगर हम इनको डीप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। इसीलिए इनको नगरीय क्षेत्रों के समीप स्थापित किया जाता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के पास ही इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अब वर्तमान समय में, पहले तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, लेकिन आजकल यातायात के साधन चेंज हो गए हैं, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रेफ्रिजरेटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। तेल के लिए कुछ ऐसा नहीं चाहिए, तेल का तो जो टैंक होता है वो उसमें हो जाता है, लेकिन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के लिए जो टैंक होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं। और पॉस्चरीकरण, जो दूध है उसको पॉस्चराइज किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, फुल्ली क्रीम है, हाफ है या फिर टोन्ड है, इस तरह से, तो उसके लिए भी मशीनें चाहिए। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल करने के लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत होती है, और उसके बाद ये सामान आप दूर थोड़े स्थानों तक भी पहुंचा सकते हो। अदरवाइज़ रास्ते में ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर इसमें रेफ्रिजरेशन का यूज़ ना हो। फिर डेयरी मिल्क, अब मैंने ये सारी चीज़ें जो आपने इसमें नोट की वो किस तरफ इंगित करती हैं कि डेयरी उद्योग भी बहुत ही पूंजी प्रधान उद्योग है, और विकसित राष्ट्रों में ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया गया है। इसमें देखिए लिखा ही है, एक तो यूरोप, फिर उत्तर पश्चिमी यूरोप, फिर कनाडा, और तीसरा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि दूध न्यूजीलैंड में बाय पाइपलाइन पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पानी या गैस आता है, ऐसे ही न्यूजीलैंड में दूध की सप्लाई की जाती है। आज हमने 3 और किए, ठीक है। अब 3 नहीं 4 हो गए, आज 6 हो गए पूरे आपके। बाकी जो 3 रह गए उनको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जब तक आप इनके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, किस राज्य में या किस देश में या देश के किस हिस्से में वो कृषि की जाती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर जब मैप वर्क करेंगे तो उसमें आप इजीली इसको दिखा सकेंगे। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।